हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश हॉर्नबिल उसका 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, आत्मा का परिदृश्य। इसमें दो प्रकार की जो पेंटिंग्स होती हैं, एक होती है चाइनीज़ पेंटिंग और दूसरी वेस्टर्न पेंटिंग, ठीक है ना। तो उन दोनों पेंटिंग्स में तुलना की गई है। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है ना, वो उसके अंदर जो उसकी आत्मा है ना पेंटिंग की, उसमें आदमी की जो इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, उसको उड़ान भरने के लिए काफ़ी स्थान होता है ना। कुछ यानी चाइनीज़ पेंटर्स जो होते हैं वो कुछ खाली स्थान छोड़ देते हैं जिसमें आदमी अपनी खुद की स्वयं की कल्पना के हिसाब से उसमें रंग भरता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करता है। जबकि जो वेस्टर्न पेंटिंग्स हैं, है ना, वो उसमें लेखक पूरा का पूरा डिटेल्स उसमें उतार देता है। अर्थात जो व्यक्ति है वही देखता है जो पेंटर दिखाना चाहता है। जबकि जो चाइनीज़ पेंटिंग है उसमें खूब सारा स्थान मनुष्य की कल्पना के लिए भी सुरक्षित होता है। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में इसमें इन दोनों प्रकार की पेंटिंग्स की तुलना की गई है। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी हु लिव्ड इन 8th century, है ना। एक चाइना के एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं जिनका नाम था वू दाओजी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। ये उनके बारे में एक वंडरफुल टेल है, पुरानी कथा है। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. उनकी जो अंतिम पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था, एक विहंगम परिदृश्य था। कमीशन जिसे कि ऑर्डर दिया गया था, है ना। कमीशन से कोई सामान बनवाते हैं, ऑर्डर देके जो बनवाते हैं वो, तो उसे कमीशन राजा के द्वारा ऑर्डर दिया। और वो राजा कौन थे? टैंग एम्परर जुआनजोंग। टैंग क्या है? जैसे ये वंश होते हैं, ठीक है ना, जैसे अपने मौर्य वंश, ठीक है ना, इस तरह से। तो एक टैंग एम्परर थे जिनका नाम जुआनजोंग था। उन्होंने जो वो दाऊजी जो पेंटर थे उनको ऑर्डर दिया था और वो अपनी पैलेस जो उनका राजमहल था उसकी दीवार पर उसे सुसज्जित करना चाहते थे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, है ना। जो पेंटर थे वो दाऊजी, उन्होंने अपने उस पीस को, अपनी उस पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया था। सो द ओनली द एम्परर वुड सी इट, जिससे कि उस पेंटिंग को सिर्फ जो राजा है वो देख सकें, जो शासक हैं वो देख सकें। फॉर ए लॉन्ग वाइल, को काफ़ी लंबे देर तक द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने उस दृश्य को, उस शानदार दृश्य को, उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। तो ये कुछ बताया गया है कि उस जो पेंटिंग थी उसके अंदर ये चीज़ें सम्मिलित थी। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, है ना, डिस्कवर यानी खोजना होता है, लेकिन फॉरेस्ट का खोजने से क्या अर्थ है? यानी घने घने जंगल, हाई माउंटेन्स, ऊंची पहाड़ी चोटियाँ, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, उस विहंगम आकाश में तैरते हुए बादल, मैन ऑन हिली पाथ्स, पहाड़ी रास्तों पर जाते हुए लोग, बर्ड्स इन फ्लाइट, और आसमान में उड़ते हुए पक्षी। इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उसमें चित्रित किया गया था। लुक सर, अब देखो ये एक विशेष प्रकार से लिखने का तरीका है, ये SIRE, तो ये सर ही है। लुक सर, श्रीमान देखिए, सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, है ना, जो माउंटेन के फुट पर जो एक गुफा है ना, अर्थात माउंटेन की तलहटी में, उस पर्वतमाला की जो तलहटी में जो एक गुफा है,
ड्वेल्स ए स्पिरिट, वहाँ पर एक आत्मा निवास करती है ना, वहाँ पे एक दिव्य आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने अपने हाथों से तालियां बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और तालियां बजाते ही उस एंट्रेंस का जो, उस केव का जो, गुफा का जो दरवाजा था वो खुल गया। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये जो चाइनीज पेंटिंग है इनमें बहुत सारा रिक्त स्थान होता है ना, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना के हिसाब से विभिन्न चीज़ों की कल्पना करता है, ठीक है ना। जैसे जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ये आकाश के अंदर जो बादल होते हैं ना, उनके अंदर भी विभिन्न प्रकार की चित्र ढूंढ लेते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां उन्हें नजर आने लगती हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, है ना। अब वो जो पेंटर हैं वो कह रहे हैं कि इस गुफा के जो अंदर का स्थान है वो बहुत ही रमणीक है ना, सुरम्य है, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और वो इतना सुंदर है कि मैं शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, आओ हे महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव, पेंटर ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही उसने उसमें प्रवेश किया उसका दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित राजा कुछ हिल डुल पाता, कुछ शब्द बोल पाता, अटर ए वर्ड, शब्द बोल पाता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, उससे पहले ही वो जो पेंटिंग थी वो उस दीवार से गायब हो चुकी थी, है ना। अब ये सब उस राजा की कल्पना है, यानी उस पेंटर ने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई है कि राजा ये सब कुछ सोचने को मजबूर हो गया है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि जो ये जादूगर होते हैं, है ना, वो अपने जादू के वशीभूत कर देते हैं। वशीभूत करने का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कोई जादू डाल दिया तुम्हारे ऊपर, जादू यानी वो जो आपसे, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपको दिखने लग जाता है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वुदाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, जो वुदाउजी थे उनकी जो ब्रश होती है, जो पेंट करने की जो ब्रश होती है, उसका एक छोटा सा निशान भी, उसकी एक तुलिका भी वहां नजर नहीं आ रही थी। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वो जो आर्टिस्ट थे उन्हें बाद में संसार में कभी नहीं देखा गया। अब ये स्टोरीज हैं, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की जो कहानियां हैं, ये जो चीन देश है उसकी जो प्राचीन परंपरा है, उसकी जो शास्त्रीय परंपरा है ना, जो प्राचीन शिक्षा है उनकी, उसका ये एक अहम हिस्सा है इस प्रकार की कहानियां। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, ये बेटा वहाँ के विचारक हुए हैं। कन्फ्यूशियस बहुत महान विचारक हुए हैं, इनका नाम तो मैंने सुना है कन्फ्यूशियस का, और जुआंगजी ये भी होंगे वहाँ के, है ना। तो इनके द्वारा लिखित पुस्तकें इस तरह की कहानियों से भरपूर हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। इस तरह की कहानियाँ, जैसे अपने देश में बेटा पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा की हैं, है ना, और बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं हमारी देश की, है ना, विभिन्न प्रकार की बाल कहानियाँ हैं, तो वो बच्चे के जो कोमल मस्तिष्क होता है उसको सही दिशा, है ना, देने की वो प्रयास करती हैं। तो लेखक कह रही हैं, नथाली है इनका नाम, है ना। तो ये कह रही हैं, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन राइट डायरेक्शन, कि इस तरह की जो लोक कथाएं, है ना, या कहानियां होती हैं, ये शिष्यों को सही दिशा में गाइड करने में मास्टर की मदद करती हैं, टीचर की मदद करती हैं। यानी टीचर इस तरह की कहानी के द्वारा बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, है ना। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है सच्चे कहानी किस्से ना, इन सच्चे कहानी किस्सों से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, यानी इस तरह की जो कहानियां होती हैं
इसमें एक विशेष प्रकार का जो आत्म तत्व होता है, जो परम आत्म होता है, उसको प्रकट करने की कोशिश की जाती है, उसके गहरे रहस्यों को बताने की कोशिश की जाती है। इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, और जिसके लिए किसको बनाया है ईश्वर ने? कला को बनाया है, आर्ट को बनाया है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अब ये कह रही हैं लेखक कि इसके अब थोड़ा दूसरी ओर देखो आप, दूसरी ओर। कंट्रास्ट टू दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, ये अब एक दूसरे प्रसिद्ध पेंटर के बारे में है। हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन, कि वो एक ड्रैगन, उसने जो पेंट किया था, ड्रैगन पेंट किया था उसने, उसकी वो आंख नहीं बना रहा था, है ना। जो ड्रैगन उसने पेंट किया था उसकी वो आंख ही नहीं बना रहा था वो कलाकार जो था। क्यों नहीं बना रहा था? फॉर द फियर, इस डर से कि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ पेंटिंग, कि वो उस पेंटिंग से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए वो उसकी आंख ही नहीं बना रहा था। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, है ना। अब ये जो लेखिका हैं ये फ्लैंडर्स की रहने वाली हैं, है ना। फ्लैंडर्स है बेल्जियम, यूरोप के अंदर एक देश है बेल्जियम, है ना, उसके पास एक जगह है ये फ्लैंडर्स, है ना। तो ये वहाँ की रहने वाली हैं। तो ये कह रही हैं कि वहाँ की विद एन ओल्ड स्टोरी, अब अपने जो मूल निवास है इनका फ्लैंडर्स, वहाँ की एक कहानी के बारे में ये बता रही हैं। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, वो कह रही हैं कि ये जो पश्चिमी पेंटिंग होती हैं उसको प्रदर्शित करती है। तो अब इसमें मैंने बताया आपको शुरू में कि ये लेखिका इसमें दोनों पेंटिंग्स के लिए की तुलना करती हैं, एक तो चाइनीज पेंटिंग की और दूसरी वेस्टर्न पेंटिंग की, है ना। अब इसमें वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में बताया है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, है ना, ये एंटवर्प भी जो है ना बेल्जियम के जो कंट्री है उसमें एक जगह का नाम है। तो 15th सेंचुरी एंटवर्प के अंदर, एंटवर्प शहर के अंदर 15वीं शताब्दी में ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सिस फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। एक मास्टर ब्लैक स्मिथ थे, है ना, जो लोहार होते हैं वो, जिनका नाम था क्विंटन मैट्सिस। उन्हें एक पेंटर थे, एक आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, उनकी बेटी से प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। अब जो पेंटर थे उनको स्वीकार नहीं था कि उनका जो दामाद है वो कौन हो? लोहार हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, है ना। अब उसने, क्विंटन ने क्या किया कि वो चुपचाप, वो जो थे पेंटर जो थे, उस लड़की के जो फादर थे उनके स्टूडियो में घुस गया एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और जो उनका लेटेस्ट पैनल था, अर्थात जिस पर वो काम कर रहे थे, वो पेंटर काम कर रहे थे, है ना, जो पैनल देखो ना आपने, एक तिपाया सा होता है, उसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड सा होता है और उस पर वो पेंट बनाते रहते हैं, मतलब कोई पेंटिंग बनाते रहते हैं, तो उसको पैनल बोलते हैं। तो जिस पर वो पेंटर काम कर रहे थे, उसी पैनल के ऊपर उस क्विंटन ने क्या किया, एंड पेंटेड ए फ्लाई, और उसने एक मक्खी का चित्र बना दिया उस पर। पेंटेड एक फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, है ना, विद सच डेलिकेट रियलिज्म, इतनी हूबहू, इतनी बखूबी से, इतनी बारीकी से उसने उसको मूर्त रूप दे दिया कि द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, है ना, कि इतनी जीवंत उसने मक्खी उसका चित्र उस पर बना दिया कि जब वो मास्टर आया, जो पेंटर जो थे, जो उस लड़की के फादर थे, जब वो आए तो उन्होंने उस मक्खी को हिट करने की कोशिश की, उसको उड़ाने की कोशिश की, है ना, बिफोर दैट ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, है ना। फिर वो उड़ाते उड़ाते रुक गए, अरे अच्छा, अरे ये तो मक्खी है, चित्र कर बनाया है। यानी एक बार तो उन्होंने ऐसा लगा बस इसको उड़ा दूं मैं, ठीक है ना, हिट करके इसको, या इसको हवा से हाथ से क्या कर दूं, इसको हिला के मतलब हटा दूं। तो एक तरह से उसने इतनी जीवंत मक्खी उस पर पेंट कर दी थी। तो क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो,
है ना। तो अब उसकी इतनी शानदार कला को देख के जो वो लड़की थी, उसके फादर ने उसको अपने स्टूडियो में अप्रेंटिस भर्ती कर लिया, ट्रेनी के रूप में, प्रशिक्षु के रूप में उसे भर्ती कर लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, बाद में उसने अपनी उस प्रेमिका से शादी कर ली, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वो अपने समय के एक महान कलाकार बने। दीज टू स्टोरी, अब देखो ये बता रही हैं कि ये जो दो कहानी है, कि एक तो वो जो राजा और जो उसका पेंटर था, दीवार पे जो उसने पेंटिंग के लिए पैलेस की दीवार को सजाने के लिए जो पेंटिंग बनवाई थी ऑर्डर देके वो, और दूसरी ये मक्खी वाली, इन दोनों की वो तुलना कर रही हैं कि दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, यानी ये दोनों कहानियां वर्णन करती हैं कि प्रत्येक जो कला का जो ये दोनों प्रकार हैं, ये क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, है ना। तो जो मक्खी वाली जो पेंटिंग थी वो तो क्या है, एक तरह से इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, ऐसी समानता, लाइकनेस का मतलब होता है समानता, कि जो इल्यूजन पैदा कर दे, है ना, एक तरह से आपको भ्रम पैदा कर दे। वो तो किसकी खासियत है, यूरोप की पेंटिंग्स की खासियत है, वेस्टर्न पेंटिंग्स की खासियत है। दूसरी ओर द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, है ना, जो कुछ चाइना जो है वो भी एशिया के अंदर ही है, चीन जो देश है, और चीन की जो पेंटिंग थी उसमें क्या दिखाया गया था, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, जो आंतरिक जीवन है ना, और जो हमारा आत्मा है ना, आत्म तत्व जो है उसके बारे, उसका जो सार है, एसेंस है, उसको उस के अंदर बताने की कोशिश की गई थी। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की कहानी में, द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, जो शासक है वो ऑर्डर देता है एक पेंटिंग बनाने का, एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और वो उसकी जो बाहरी प्रतीति है उसकी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, है ना। अब वो जो राजा था वो तो उसकी बस बाहरी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था कि देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं, झरने हैं, पक्षी उड़ रहे, लेकिन आर्टिस्ट तब कहता है ना, बट द आर्टिस्ट रिवील्स, रिवील का मतलब उद्घाटित करना, है ना, बताना, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो बताता है राजा को ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, के उसके काम का सच्चा अर्थ क्या है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, अब वो बता रहे हैं कि जो शासक है वो शासन तो कर सकता है उस क्षेत्र के ऊपर जिसे कि उसने क्या किया है, विजित किया है, विजय प्राप्त करी है ना। तो जो शासक है वो अपने विजय किए गए क्षेत्र पर शासन तो कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन अंतरात्मा का जो रास्ता है उसे सिर्फ कलाकार ही बता सकता है। देखो बेटा, इसमें यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि हम चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर लें, है ना, लेकिन अगर हमारे अंदर कला जीवित नहीं रहेगी मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य जो है वो एक तरह से पत्थर के समान है ना। मनुष्य के को जो कला है, संगीत है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं होती हैं, आर्ट जो होती हैं, है ना, वो नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, और अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं, ठीक है ना, लेखन हो सकता है, ठीक है। ये सब कलाएं मनुष्य की आत्मा है। देखो, एक तो होता है मनुष्य का शरीर और दूसरा होता है मनुष्य की आत्मा, ठीक है ना। तो जो विज्ञान है वो मनुष्य का शरीर है और जो कला है वो मनुष्य की आत्मा है। तभी तो उसने कहा था लेखक ने, है ना, क्या कहा था उसने, लेट मी शो द वे, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, यानी आपको पूरी जानकारी नहीं है। द डाओ, है ना, डाओ बोल दो, दाओ बोल दो इसको, है ना, कुछ लोग इसको डाओइज्म बोलते हैं, है ना। और मैं इसकी एक तुलना करता हूँ अपने, एक हिंदी में एक शब्द होता है द्वय, है ना, डुअल, DUAL, डुअल, डुअल यानी दो, द्वयी, द्वयी, है ना। तो हर चीज बेटा क्या है, डबल में होती है ना। जैसे अंधेरा उजाला, है ना, काला गोरा, अच्छाई बुराई, दिन रात, है ना। हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, है ना। तो कोई पूरी तरह से सही नहीं होता, कोई पूरी तरह से गलत नहीं होता, है ना। यानी एक चीज को अब तुम सोचो, अगर अच्छाई नहीं हो तो बुराई का कैसे पता चले,
ये बुराई होती है, और अगर बुराई नहीं हो तो अच्छाई का कैसे पता चला कि ये अच्छाई होती है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई नापने के लिए कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड तो जरूरी है ना, कि भाई इससे तुलना करते हैं हम इस चीज़ की, है ना। तो ये जो डाओ है तो ये डुअलिज्म है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लेट मी शो द वे, आओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द डाओ, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ, देखो आ गया ना, बोथ दोनों, जहां पर वो रास्ता भी दिखाता है और तरीका भी बताता है ना। बोथ द पाथ और द मेथड, हाँ, एक तो रास्ता या तरीका और दूसरा ये है एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो ब्रह्मांड है इसके जो रहस्यमयी कारनामे हैं, है ना, ब्रह्मांड की जो रहस्यमयी वस्तु हैं उनके बारे में भी हमें बताता है। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, है ना। उस जो फर्स्ट केस था उसमें पेंटिंग गायब हो चुकी थी, लेकिन आर्टिस्ट अपने काम में सफल हो गया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के, मटेरियल अपीयरेंस का मतलब होता है, मटेरियल मतलब एक तरह से प्राकृतिक, प्रकृति या वस्तुगत जो अपीयरेंस है, प्रकटीकरण है, उसके द्वारा। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, है ना। एक जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होता है, पेंटिंग जो होती है, तो उसको, उसका सिर्फ अर्थ ये नहीं होता, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता नहीं होता, इतना नहीं होता कि वो ये बताना चाह रहा है कि एक्चुअल व्यू क्या है। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि जो पश्चिमी फिगरेटिव पेंटिंग्स होती हैं, फिगरेटिव मतलब एक किसी दृश्य को क्या कर देती हैं, ये उसके बारे में संपूर्ण वर्णन देती हैं। तो चाइनीज लैंडस्केप ऐसे नहीं होते। वेयर द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज, एक और जहां जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से देखो, आप उनकी आंखें उधार ले लो, एंड लुक एट द ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, और वो चाहता है, यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसी तरह से देखो जिस तरह से वो देखता है, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, कि एक विशेष दृष्टिकोण के साथ। लेकिन द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो सिर्फ एकल दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है वो एक वास्तविक नहीं होता, है ना। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसमें कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो, आप किसी भी पार्ट को उसके को देख सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और फिर आप उसमें यात्रा कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आईज, जो आर्टिस्ट है वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता निर्मित कर देता है, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि आप उसमें ऊपर नीचे सफर कर सकते हो, कल्पना का सफर कर सकते हो। देन बैक अगेन, और आप वापस आ सकते हो, इन ए लेजरली मूवमेंट, है ना, एक बड़े सहज स्मूथ मूवमेंट में। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, है ना। ये अभी एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक तरफ से समेटते जाते हैं, दूसरी तरफ से खुलती जाती है पेंटिंग। तो दिस इज इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रीन, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के केस में ये और भी ज़्यादा ट्रू दिखती है, हमें सच्ची दिखती है। इन विच, जिसमें कि द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन, जिसमें एक और के सेक्शन को धीरे धीरे खोला जाता है पेंटिंग के को, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, और फिर इसे दूसरी ओर रोल करके मूव, यानी एक ओर से खोला जाता है, दूसरी ओर से समेटा जाता है। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और इस प्रकार से एक टाइम की डायमेंशन ऐड हो जाती है, यानी आप कल्पना करते हुए समय के साथ आगे बढ़ते हो, विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और इस प्रकार की जो बात है वो अन्य पेंटिंग्स में नहीं मिलती है, ये चीज़ सिर्फ चाइनीज पेंटिंग्स में आपको मिलेगी। इट रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, यह जो दर्शक है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती है, यानी वो पूरे मन से उसको देखे। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, है ना, वही यह निश्चित करता है कि वो किस गति से चलना चाहता है थ्रू द पेंटिंग, उस पेंटिंग में। ए पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और वो जो पार्टिसिपेशन है
है ना, वो जो आपकी उपस्थिति है वो दोनों प्रकार की होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, है ना, जो चाइनीज पेंटर होते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों से देखो, अर्थात वो बहुत सारी चीजें उसमें खाली छोड़ देते हैं आपकी कल्पना की उड़ान के लिए, है ना। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, है ना, वो चाहता है कि आप उसके मस्तिष्क में प्रवेश करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, है ना, उसके लिए ये जो लैंडस्केप है वो एक आंतरिक तत्व है ना, एक आध्यात्मिक तत्व है और एक कंसेप्चुअल स्पेस है ना, एक ऐसा स्थान है जहां आप किसी भी कंसेप्ट, किसी भी अवधारणा से प्रवेश कर सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंसुई, है ना। अब यहाँ पर देखो एक विशेष प्रकार की चीज बताने की कोशिश की गई है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये चाइना में इसे सेंसुई कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिटरली शाब्दिक अर्थ इसका होता है माउंटेन वाटर, है ना, पहाड़ और पानी, है ना, पहाड़ मान लो और पानी, पानी एक तरह से पहाड़ तो किसका प्रतीक है, ऊंचाई का प्रतीक है, और जो पानी है वो किसका प्रतीक है, समतल का प्रतीक है। विच यूज्ड टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, और यही दोनों शब्द जो हैं वो लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, है ना, जो किसी इमेज के, किसी तस्वीर के जो दो तत्व होते हैं, है ना, मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यानी ये जो माउंटेन और जो वाटर है ये इसके दो पूरक स्तंभों को प्रदर्शित करता है, इसके दो ध्रुवों को प्रदर्शित करता है, दो पिलर्स को, है ना, यानी एक तरह से दो चीजों पे, जो मूल जो चीज दो हैं जिन पे आधारित है उनको ये रिप्रेजेंट करता है। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यही डाओइस्ट की, इस डाओ जो थे, है ना, उनकी इस ब्रह्मांड के प्रति उनकी यही कल्पना थी, है ना। द माउंटेन इज यांग, उनकी भाषा में माउंटेन को यांग कहा जाता है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, और उसमें क्या होता है कि हम स्वर्ग की ओर ऊपर बढ़ते हैं। देखो बेटा इसमें दोनों ही चीज हैं कि यानी हम इस जीवन के अंदर, है ना, यानी मानव का जन्म मिला है हमको, तो हमें मानव के रूप में इस समाज में रहना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन साथ के साथ हमें उस ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए, उस हेवन के प्रति भी हमें उत्तरदायी होना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हम उस ओर अग्रसर हो सकें। तो जो वाटर है वो तो हमारा ये जो सांसारिक जीवन है उसका प्रतीक है, और जो माउंटेन है वो उस ईश्वर के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो उसकी रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, स्टेबल, है ना, वो जो माउंटेन है वो स्थायी है, वार्म है, गर्म है, ड्राई है इन द सन, है ना, वो सूरज की धूप में सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि पानी को क्या कहा गया चाइनीज भाषा में, यिन कहा गया है, जो हॉरिजॉन्टल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, धरती पर स्थिर है, फ्लूइड गतिमान है, धरती पर स्थित है, गतिमान है, और मॉइस्ट है और कूल है ना। दोनों एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, है ना। अब इसमें जो पानी है ना, उसको स्त्री के रूप की संज्ञा दी गई है, यानी ये फेमिनाइन एस्पेक्ट है ना। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा भाग है जो यांग है, जिसको कि माउंटेन नाम दिया गया है, वो एक्टिव है और मैस्कुलाइन है ना, वो पुरुष का प्रतीक है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, और यही निश्चित रूप से निस्संदेह जो डाओइज्म है उसका ये मूल अवधारणा है। वॉट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब इसमें यह बताया गया कि अक्सर हम एक तीसरी चीज और है जिसे कि हम क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और वो क्या है, मिडिल वॉइड, बीच का खाली स्थान, वॉइड यानी खाली स्थान, है ना। हमने दो ध्रुव तो पकड़ लिए, एक जमीन पकड़ ली, नदी पकड़ ली, पानी पकड़ लिया, और दूसरा माउंटेन, है ना। लेकिन ये लेखिका कह रही है इनके बीच में एक स्थान और है जिसे हम मिडिल वॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर कि इन दोनों ध्रुवों का मिलन होता है,
दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, है ना, जो प्राणायाम करते हैं, जो यौगिक है ना, योगियों की जो एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें सांस को रोकते हैं, ब्रीद इन, हम सांस अंदर लेते हैं, रिटेन उसे रोक के रखते हैं, ब्रीद आउट और उसे छोड़ देते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड, है ना, और जिस दौरान हम उसे रोक के रखते हैं, है ना, वही क्या है, वो खाली स्थान है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पर कि ध्यान उत्पन्न होता है ना। देखो इसमें आप दोनों चीज बताइए, सांस लेना और निकालना, ये दोनों प्रक्रियाएं क्या है, लगातार चलती रहती हैं, लेकिन लेखिका कह रही है कि हमें सांस को रोकना भी चाहिए, और वही जो रोकने वाला समय है उसी में ही ध्यान प्रकट होता है। द मिडिल वॉइड इज असेंशियल, ये जो मध्य का रिक्त स्थान है ये बहुत आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape, उसी प्रकार से जो चाइनीज पेंटिंग्स होती हैं, चाइनीज जो लैंडस्केप पेंटिंग होती हैं, उनके अंदर जो खाली स्थान छोड़ा जाता है वो उस वॉइड का प्रतीक है, उस रिक्त स्थान का प्रतीक है जिसमें मनुष्य अपनी कल्पना के हिसाब से रंग भर सकता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, है ना, यह यहाँ पर जो मैन है, देखो मैन का एम बड़ा बनाया, जो मनुष्य है उसका एक फंडामेंटल रोल आता है। इन दैट स्पेस, उस स्थान पर, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, है ना, उस स्वर्ग और इस पृथ्वी के बीच, ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, है ना, और इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन स्थापित करता है, किस किस के बीच, है ना, धरती और आकाश के बीच, पानी और माउंटेन के बीच, वो कौन है, वो मैन है। His presence is essential, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, even if it is only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Frankio's Tsang's wonderful expression the eye of the landscape, है ना। अब इसमें ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि ये भी एक जो फ्रैंकोस चैंग जो है ना, ये भी एक चाइनीज पेंटर हैं, है ना, इन्होंने द आई ऑफ द लैंडस्केप, अब ये आई ऑफ द लैंडस्केप इसने किसको कहा है, मानव को कहा है, ठीक है ना, यानी मानव ही अपनी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा विभिन्न रंग, है ना, अपनी पेंटिंग में भर सकता है, और जो आज विभिन्न प्रकार की मानवीय उपलब्धियां इस संसार में हमें दिखाई दे रही हैं, वो उस मानव के कर्म का, उसकी जो परिश्रम है उसी का वो प्रतीक है। तो अब इसमें देखो सेकंड पार्ट ये है गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, है ना। अब देखो ये इसमें एक चित्र बताता हूँ आपको, ये चंडीगढ़ जो है ना, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है, वहाँ पे एक रॉक गार्डन है ना, क्या है, एक रॉक गार्डन है, और उस रॉक गार्डन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपन यूं ही फेंक देते हैं जिनको, उनके द्वारा, है ना, देखो ये चूड़ियों से बनाए गए हैं, जो चूड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, टूट जाती हैं, कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना। अब अगर आप कभी चंडीगढ़ जाओ तो घूमना है इसको, वहाँ जाते हैं तो वो लोग जरूर देखते हैं, जो भी जाता है वहाँ पे तो इस चीज़ को, है ना। तो इसमें क्या है, वेस्ट जो होते हैं, उन वेस्ट से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ये 3D आकृति हैं ये, है ना। तो जो नॉर्मल पेंटिंग होती है तो वो तो किस पे बनती है, वो 2D होती है ना, किसी या तो कपड़े पे पेंट होता है, या किसी पर्दे पे पेंट होता है, या किसी कागज़ पे पेंट होता है, लेकिन ये आकृतियाँ सब कैसी हैं, ये 3D हैं। 3D समझ लो, एक्चुअल जो मूर्ति होती हैं उस तरह की ये पेंटिंग्स हैं। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, है ना। तो नॉर्मली अब तक जो आर्ट थी वो सब कैसी थी, इनसाइड थी, है ना, अंदर बैठ के बनाई जाती थी, लेकिन ये आर्ट जो है ये कैसी है, आउटसाइडर आर्ट है, बाहर की आर्ट है, इसको रॉ आर्ट कहा जाता है ना। रॉ आर्ट बोल दो, रॉ यानी कच्चा माल होता है ना वो, या ब्रूट आर्ट, है ना। तो व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन Dubuffet mooted the concept of art brut in 1914. The art of the untrained visionary was of minority interest, है ना। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब जो फ्रेंच पेंटर थे जिनका नाम था जीन ड्यूबफेट, जब उन्होंने डिस्कशन किया एक विशेष कंसेप्ट के ऊपर,
जिसको क्या नाम था, क्या नाम दिया उन्होंने, आर्ट ब्रूट नाम दिया गया 1940 के आसपास। तो इस आर्ट को, ये जो बाहरी आर्ट थी, इसको क्या, द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी, है ना, ये उन लोगों के लिए थी जो अनट्रेंड थे, है ना, और इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का कंसर्न नहीं था। ये बहुत माइनॉरिटी इंटरेस्ट था, कोई ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगनिंग्स, और इसकी जो शुरुआत थी वो बहुत पर्दे में शुरुआत हुई, इसका मतलब ज़्यादा कोई लोगों को इसकी खास जानकारी नहीं थी। आउटसाइडर आर्ट, ये जो बाहर की कला हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और अब ये जो बाहरी आर्ट जो है, ये पूरे विश्व स्तर पर, है ना, समकालीन विश्व स्तर पर ये एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई कला का प्रकार बन गई है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, है ना, ये जो स्टाइल है पेंटिंग की, ये जो आर्ट की जो स्टाइल है, जेनर का मतलब आर्ट की जो स्टाइल होती है उसको, इसे इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ, ये उन लोगों की कला के रूप में जानी जाती है जिन्हें कि ये कहा जाता है नो राइट टू द आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। लोग तो उनको आर्टिस्ट गिनते ही नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग ली नहीं, ये तो बस वैसे ही बन गए, सीखते सीखते, बनाते सीखते। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, है ना, चाहे भले ही उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या है, टैलेंट है, और उनके अंदर एक कलाकार की अंतर्दृष्टि भी है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings, है ना, जो मुख्य धारा की पेंटिंग्स हैं जैसा कि नॉर्मली बनती हैं, उनसे ये एक स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट है। कंट्रास्ट मतलब उसके एक विपरीत प्रकार की दूसरी ओर की एक पेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा उत्साहित कर देने वाली है। अराउंड द टाइम ड्यू बफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, उस समय जब जो ड्यू बफेट थे अपनी इस अवधारणा को लोगों में प्रचलित कर रहे थे, उसी समय इंडिया के अंदर, भारत में, एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के द्वारा जिसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो क्रिएटिंग पैराडाइज, वो एक तरह से स्वर्ग निर्मित कर रहा था। ईयर्स एगो, कई वर्षों पूर्व, द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगिन क्लियरिंग, उसने उस एक छोटे से जंगल के हिस्से को जिसके कि उसने साफ करके, है ना, जंगल के कुछ हिस्से को, छोटे से हिस्से को साफ करके, टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, उसने अपने लिए एक गार्डन बनाया, स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल, जिसमें उसने विभिन्न प्रकार के पत्थरों की मूर्तियां बनाई और उस प्रकार के रिसाइकल्ड मटेरियल की, रिसाइकल मतलब जो जिसको पुनर्चक्रित किया जा सके, ठीक है ना, रिसाइकिल किया जा सके, यानी जैसे टूट फूट गया और उसके बाद फिर उसको दूसरे रूप में ढाला जा सके, है ना। रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे, और जिसे आज संसार किसके नाम से जानता है, रॉक गार्डन के नाम से जानता है, और वो कहाँ पे स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है, भारत के अंदर चंडीगढ़ में स्थित है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, और किसने बनाया ये, इनके जो निर्माता निर्देशक थे, है ना, 80 वर्षीय नेकचंद थे, श्रीमान नेकचंद थे, इज नाउ हेल्ड एज, अब देखो ये जो छोटा सा लेख है ना, ये 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, है ना, बृंदा सूरी ने लिखा था ये, तो उससे लिया गया है ये, तो उस टाइम की बात है ये, तो उस समय 2005 में ये 80 वर्ष के थे। इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट, और इन्हें, श्रीमान नेकचंद को, भारत के सबसे बड़े इस प्रकार की आउटसाइडर आर्ट के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले के रूप में जाना जाता है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, ए यूके बेस्ड मैगजीन, है ना, एक यूके की एक कोई मैगजीन थी, है ना, उसने 2005 का जो स्प्रिंग का अपना 2005 का जो अपना इशू था, अपना जो संस्करण था, उसमें नेकचंद को क्या किया, उसने फीचर किया, यानी नेकचंद की कहानी उसमें छापी, और उसके कवर पेज पर एनिवर्सरीज इशू कवर, है ना, उनके जो कवर पेज पर नेकचंद के द्वारा बनाई गई वुमेन बाय वाटरफॉल, है ना, वहाँ पे एक आप जाओ तो देखना, एक झरने के पास में एक महिला की कलाकृति है, उसका चित्र भी उसने छापा था उस पत्रिका ने। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, इसको आर्ट ब्रूट बोल दो या रॉ आर्ट बोल दो, इसकी जो अवधारणा है, वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, है ना,
वाज ऑफ वर्क्स, इसमें इस तरह के काम शामिल थे जो अपनी रॉ स्टेट में और रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, है ना, जिन्हें कि देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो कि अपनी अभी रॉ स्टेट में थे। रॉ स्टेट मतलब होता है बस एक तरह से कच्चे माल के रूप में थे, वो अभी पूरी तरह से उनमें परिष्करण नहीं हुआ, परिष्कार जिनका नहीं हुआ है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन, अब आप इसमें क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हो, देखो इसमें बताया है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी घर में पाई जाती है, चाहे वो टिन हो, डिब्बा हो, कोई बॉक्स हो, टू ए सिंक, है ना, टू ए सिंक, टू ए ब्रोकन डाउन कार, है ना, सिंक जो होती है ना घर के अंदर जो होता है, सिंक होता है ना, बर्तन वगैरह धोते हैं, वो हो, है ना, चाहे कोई टूटी फूटी कार के कोई पीसेज हों, वुड बी द मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट, वो सब कुछ, ये सब इस प्रकार की कुछ भी घरेलू टूटा फूटा सामान उस आर्ट के अंदर काम में आ जाता है। समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, है ना, इन चीज़ों को यूज करके उस श्रीमान नेकचंद ने इस कला को बहुत विशाल ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, तो ये 2005 में छपा था लेख, तो उस समय की बात बताई जा रही है ये कि रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट, उसकी आर्ट को सम्मान देते हुए, एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स दिस ड्रीम, इसमें ये नाम दिया गया था कि एक अकेला व्यक्ति भी सपने देख सकता है और वो उन सपनों को पूरा कर सकता है, और यह उनकी जीती जागती मिसाल है, टेस्टिमोनी है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को, और जो यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है वो उन्हें ऑनर करेगा, उनका सम्मान करेगा श्रीमान नेकचंद का, बाई वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, पूरे यूरोप में उनके जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं उनका प्रदर्शन करके। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, 5 महीने तक एक इंटरेक्टिव शो चलेगा श्रीमान नेकचंद की कलाकृतियों के ऊपर, जिसका नाम दिया गया है रैल्म ऑफ नेकचंद, नेकचंद की दुनिया, आश्चर्यचकित कर देने वाली दुनिया। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड, है ना, एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यानी विभिन्न देशों के अंदर, और वो 5 महीनों तक ये जो चलेगी। द बिगेस्ट रिवार्ड, अब नेकचंद, श्रीमान नेकचंद क्या कह रहे हैं कि मुझे तो सबसे बड़ा जो मेरी इनाम है वो ये है कि जब लोग उसमें घूमते हैं, मेरे गार्डन में घूमते हैं और उन कलाकृतियों को देखते हैं और वो जब प्रशंसा करते हैं, है ना, तो द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, है ना, कि जब मैं देखता हूं कि लोग मेरे बनाए हुए गार्डन में घूम रहे हैं और मेरी कला की प्रशंसा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नेकचंद ऐसा कहते हैं। तो देखो बेटा, कहने का मतलब इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि एक ज़माने में जो आर्ट हुआ करती थी, जो पेंटिंग आर्ट हुआ करती थी, ये सिर्फ उसी को ही पेंटिंग मानते थे जो सिर्फ अंदर बैठ के कमरों में पेंटिंग की जाती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो बाहर इस तरह की कलाकृतियां बनती हैं ये भी कभी आर्ट का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन नेकचंद ने ऐसा कर दिखाया, है ना। तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट होता है वो शुरू में लोग उसको स्वीकार करने में हिचकते हैं, लेकिन बाद में वही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लोगों द्वारा सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। बस ये कि हम उसे पीछे नहीं हटें उससे, अपने काम से। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।